आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में। 1857 ईस्वी में ब्रिटिश राज के खिलाफ देश में बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पर क्रांति हुई। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई ऐसे कारण भी रहे जिसके कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। अगर अगर क्रांति सफल हो जाती तो देश हो सकता है कि 1947 के बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। कई कारण थे। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे बड़े बड़े नेताओं की बलिदान की कहानियां देश प्रेम तथा प्रेरणा स्रोत बनी। सभी लोगों के आज भी इनके इतिहास में आज भी इन नेताओं की कहानी अमर है। बहादुर शाह जफर जैसे कई राजा महान बादशाह भी हुए जिन्होंने जिनकी भी कहानियां प्रसिद्ध है और उनके बारे में भी बताया जाता है। आंदोलन में कुछ बुनियादी कमजोरियां भी रही, उस सारी बातें देखेंगे। शुरुआती हिस्ट्री देखेंगे और उसके बाद सब नेताओं के बारे में भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा, किसने किसने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी। तो देखिए, 1857 की क्रांति होती है की शुरुआत से पहले बता दूं कि 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को द गामा तो भारत में जैसे 1498 से लेकर ही कई व्यापारी कई कंट्रियों का व्यापार करने के लिए आना शुरू हो गया था, जैसे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, यूरोपीय यूरोपीय यूनियन, यूरोप से कई कंट्री थी जैसे अलग अलग। तो वहाँ के जैसे अलग अलग जो थे वो व्यापार करने, बिजनेस करने के हिसाब से आते थे। क्योंकि भारत को पहले एक ज़माने में सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? क्योंकि भारत के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत धन दौलत थी उस समय, काफ़ी कुछ था ऐसे करके, तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेज सब लूट के ले गए। कई मुगल बादशाहों ने, हालांकि 1857 की क्रांति का कारण तो 1857 की क्रांति का कारण तो धर्म और जाति के नष्ट होने का भी बताते कि लोग ऐसा मानते कि ब्रिटिश सरकार जनता को ईसाई बनाना चाहती थी। वो सारी बातें हम अभी जब पूरा बात करेंगे इस बारे में तब करेंगे। तो अंग्रेज भी आ गए थे, आते आते धीरे धीरे करके अपनी पैठ जमा दी थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे। अब उसके बाद क्या हुआ, साल 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी एक तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, इसमें जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे उस समय उस समय मुगल का राज शासक था। जहांगीर की भी इसमें सबसे बड़ी गलती रही है। जहांगीर की क्या गलती रही है कि उसने अंग्रेजों ने जब उससे व्यापार करने की अनुमति मांगी तो उसने इस बारे में फिर बोल दिया कि हाँ, अनुमति दे दी, अंग्रेजों को परमिशन दे दी इस चीज़ की कि वो बिजनेस कर सकते हैं अपना। हालांकि उसने अंग्रेजों का अगर रोक दिया होता तो हो सकता है अंग्रेज भारत में ना आ पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 1600 में क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जैसे इसमें अलग अलग चीज़ें होने लग गई। अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे हिंदुओं पे, ये हिंदुस्तान के लोगों पे। कई तरह के अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे भूमि का, ज़मीन पे टैक्स लगता था, कोई चीज़ खरीदना हो उस पे लेके, हर चीज़ को लेके अलग अलग टैक्स लगने लग गए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि बिजनेस काफ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी 1600 से आते आते करते करते अपना 1700 ईस्वी तक अपना व्यापार अपना बढ़ा लिया। और उसके खिलाफ भी है ना, देश में कई बार उसके बाद भी कई विद्रोह हुए, जैसे कोल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, संथाल विद्रोह, जैसे अलग अलग तरह के विद्रोह हुए, लेकिन छोटे मोटे स्तर पे होते थे, इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ था, देखिए सबसे बड़ी इसमें अलग अलग जैसे राजा होते थे, जैसे इनके ये गवर्नर जनरल होते थे जो आर्मी से होते थे ना। जैसे अलग अलग गवर्नर जनरल होते थे, जैसे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, ऐसे ऐसे अलग करके वो अलग अलग ऐसे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सबने अपने अपने हिसाब से देश को चलाना शुरू कर दिया। भारत पे अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। भारत पे अपनी जैसे फिर कई तरह की संधियाँ की गई, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली आया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि में भी काफ़ी कुछ था, उसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ था, सहायक संधि हो गई। फिर बक्सर का युद्ध हुआ, नवाब सिराजुद्दौला
1764 में उसमें इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर उसके बाद 1757 में पहले प्लासी का विद्रोह हुआ, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ प्लासी से करके सारी चीज़ें हुई, काफ़ी अलग अलग तरीके की लड़ाइयाँ हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बंगाल का सबसे बड़ा रोल रहा हुआ है। बंगाल का देखिए क्या रोल है, बंगाल में भी काफ़ी अलग अलग मूवमेंट होते थे इस तरीके के। ऐसे करके ब्रिटिशर्स ने इधर से पैठ जमानी शुरू की थी बंगाल की तरफ। तो क्या हुआ था कि बंगाल में भी कई लोग ऐसे थे कि जो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में भी थे, जो ब्रिटिशर्स के भी कुछ लोग खिलाफ थे। ऐसे कर करके अलग अलग लोगों के हिसाब से होता रहता था सारी चीज़ें। अब सबसे बड़ा देखिए 1857 में अब जैसे क्या हुआ था, कई जैसे अब भारत के संपत्ति प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत लोगों को पता था, भारत की संपत्ति के बारे में कि अंग्रेजों को काफ़ी कुछ पता था। वो किसी भी तरीके से भारत को लूटना चाहते थे, भारत को लूटना चाहते थे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या कारण रहा देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो थी, विलय नीति भी इसको बोला जाता है कई जगहों पे हिस्ट्री के इसमें। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, इसको देखिए विलय नीति बोला जाता है। अब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी उस समय पंजाब गवर्नर हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया आया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपना पैसा चाहिए था। तो बहुत सारे राज्यों को कंपनी के अधीन करने के लिए, मतलब कंपनी के अंडर में लाने के लिए डलहौजी ने ये हड़प नीति लागू कर दी। हड़प नीति के तहत क्या होता था, उसने क्या किया कि जब भारतीय राजाओं के दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पे रोक लगा दी। मतलब जैसे अगर कोई राजा का अगर खुद का बेटा है तो वो अगर राजा बन सकता है। अगर राजा ने अगर कोई लड़का गोद लिया है, अगर उसके बाद अगर वो किसी को अगर राजा बनाता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ऐसे करके लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि इस वजह से क्या हुआ कि अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ये किया। अब देखिए ये कितनी गलत बात है लोगों को। ऐसे में तो फिर अगर किसी को अगर बेटा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में तो कितना, आज का ज़माना तो कितना बदल चुका है। लड़कियां भी लड़कों के अंडर काम करने लग गई है, बराबरी का हिस्सा मिलने लग गया है सबको, दफ्तरों में, नौकरियों में, पढ़ाई में, स्कूल कॉलेजेस में। लेकिन उस समय ये सब था नहीं। और आज भी ऐसे कई लोग होते हैं कि अपने बच्चों को गोद लेते हैं, जो अनाथ अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ आश्रम से उनको गोद लिया जाता है। ऐसे करके आज भी होता ही है। तो लेकिन डलहौजी ने क्या रूल लागू कर दिया इसमें कि कोई लड़का गोद नहीं ले सकता। अब देखिए अगर ऐसे में, अगर देखिए अगर ऐसे होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है आज के ज़माने में भी कि अगर कोई लड़का, अगर कोई, या तो अगर ऐसा भी था गोद भी नहीं ले सकता। और अगर किसी राजा को मान लो अगर कोई बेटा नहीं है, अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जाता है तो उसके बाद वो राज्य को कंपनी के अधीन कर दिया जाएगा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हड़प लेगी। क्यों? क्योंकि फिर अगर जो उससे पैसा आएगा, फिर जो राज चलेगा, जो जो भी राजा होगा, तो उससे फिर राजाओं का पैसा जाएगा जितना भी, वो जितने भी राज्य में से जो पैसा है वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके अपना पैसा आगे तक बढ़ाएगी। अब पैसा आगे तक बढ़ाएगी तो फिर क्या होगा, अपना अपना ब्रिटिश इंडिया को नुकसान सबसे ज़्यादा होता है उससे। तो लेकिन अब देखिए अगर कोई बिना बेटे के मर जाता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हर किसी का बेटा ही बिजनेस संभाल सकता है या कोई राजा कर सकता है। उसकी रानी भी कर सकती है, बेटियां भी कर सकती है। लेकिन डलहौजी ने ऐसा बोला कि ऐसे नहीं होगा। डलहौजी ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तब ऐसे करके क्या हुआ कि ऐसे करके है ना 1757 से लेके 1857 तक बहुत सारे राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन आ गए। जैसे झांसी, नागपुर, सातारा जैसे बड़े बड़े जैसे जो राज्य थे वो उनको लेके आ गए थे। फिर मैसूर, पंजाब, इनमें तो वॉर करके है ना अंग्रेज़ों ने इन सबको हड़प लिया। ऐसे करके फिर ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो सबसे बड़ा कारण बनी। अब आते हैं हम आज के मेन मुद्दे पे जिसकी बात कर रहे हैं, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको हिंदी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देश में 10 मई 1857 को पहली बार मेरठ के सिपाहियों की बगावत से ये क्रांति का आरंभ किया गया। देखिए हालांकि कई जगहों पे इसमें तारीखों के भी मतभेद है।
इतिहासकारों में इसको लेके भी काफ़ी डिबेट चलती रहती है। कोई बोलता है 31 मई को हुआ था, फिर कोई बोलता है कि 10 मई को हुआ, कोई बोलते हैं 29 मार्च 1857 को हुआ। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें होती है। अब देखिए, सबसे बड़ा एक और कारण, ये सबसे खतरनाक रीज़न था कि इसकी वजह से, क्योंकि देखिए इससे बहुत नुकसान भी तो हो सकता है। कई अपने धर्म के खिलाफ भी लोगों ने बोला कि है ना, इसमें तो गाय और सुअर के, जैसे अभी चर्बी वाले कारतूस, सबसे बड़ा ये रीज़न था। चर्बी वाले कारतूस, जो चर्बी होता है वो गन पाउडर जैसे ही रहता है, वो भी बारूद जैसा। वो बंदूक की गोलियों में जैसे बारूद रहती है ना, वो ऐसे ही पूरा चर्बी रहता है। तो वो उससे क्या हुआ कि अब देखिए, अंग्रेज़ों ने अब नया एक रूल लागू कर दिया। नया रूल लागू कर दिया, इसमें क्या बोला गया कि 1800 जितने भी भारत के जो सैनिक हैं, उन्होंने एक नए तरह की एक राइफल ले आए। राइफल में क्या किया कि जो चर्बी वाले जितने भी कारतूस है, उसमें कारतूसों को क्या करना पड़ता था, मुंह से काट के है ना वो उसमें लगाना पड़ता था और फिर गोलियां उसमें लोड करनी पड़ती थी। ऐसे करके हो रहा था। अब शुरुआत में तो देखिए किसी ने ध्यान दिया नहीं इस चीज़ पे शुरुआत में। अब क्या हुआ कि अब देखिए, ध्यान नहीं देगा अगर कोई तो होगा क्या, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या होगा इस चीज़ में, इसमें क्या है। अब कोई कुछ सैनिकों ने एक दिन वो कारखाने का दौरा कर लिया जहाँ पे ये कारतूस वारतूस बनते थे। अब कारतूस का, अब देखिए यहाँ पे कारखाने बनते थे। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गाय और सुअर की बॉडियाँ पड़ी हुई है, डेड बॉडी ऐसे मरे हुए, उनको मार के है ना उनकी चर्बियाँ निकाल के ये सब बनाए जा रहे, गाय और सुअर के। अब ये सबसे बड़ा रीजन रहा 1857 की क्रांति का। देखिए, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा ये वाला रीजन कैसे हो सकता है। देखिए, क्योंकि क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए गाय गाय हिंदुओं में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। गौ हत्या वैदिक काल में भी पता ही है सबको कि बैन था। गौ हत्या करने पे भी मनाही थी, एकदम रूल था कि अगर गौ हत्या अगर कोई करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। ऐसा वैदिक काल में भी लिखा गया था, बोला गया था। तो गौ हत्या करने पर सख्त मनाही थी। तो गाय गाय को हम हिंदुओं में माता मानते हैं और मुस्लिमों में सूअर को सबसे पवित्र माना जाता है। देखिए, तो ऐसे ऐसे करके होता है। तो अब इससे होगा क्या, अब दोनों में ये अफवाह फैल गई कि अब ये कारखाने से जब लोग देखने लगे तो फिर उससे होगा क्या कि अब हुआ क्या कि अब उससे तो ये अफवाह फैल गई कि है ना, ये इसमें तो गाय और सुअर के कारतूसों का इस्तेमाल हो रहा है। अब इतने टाइम तक किसी को पता था नहीं। अब किसी को पता नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि अब पता नहीं होने की वजह से अब ये सब पता नहीं, इसके खिलाफ और प्रोटेस्ट होने लगे थोड़े बहुत, लेकिन प्रोटेस्ट हुए। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए, मंगल पांडे, इसमें मंगल पांडे का सबसे अहम रोल है। मंगल पांडे को जब इस बारे में पता चला, मंगल पांडे तो गाजीपुर के निवासी था, लेकिन उसमें वो बैरकपुर में रहता था, बैरकपुर में अपना विद्रोह कर रहा था। एक दिन कारतूस को लेके सभी ने, उसने कारतूस यूज करने से, ये सब कारतूस का इस्तेमाल करने से ना कर दिया। बोला कि नहीं, राइफल में जो इस तरीके के कारतूस डाले जाते हैं गाय और सुअर की चर्बी से, ये सब बोला जाता है, ये सब किया जाता है, तो ये सब से तो कुछ होने वाला है नहीं। ये हमारे धर्म के खिलाफ जाती है सारी चीज़ें, गाय और सुअर के इसमें लगाया जाता है, तो इसलिए हम तो इसको नहीं करेंगे। और गुस्से में आके अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, जिससे 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी हो गई। तो देखिए, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ये विद्रोह हो गया। अब 30 इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे जो इंडिया में, अब उन्होंने तो ये वो कर दिया कि है ना, नहीं हम तो है ना 31 मई को कैसे भी करके विद्रोह करेंगे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि कई, अब कारतूस को लेके तो यही हो रहा था कि सब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सैनिकों ने कई जगहों पे सैनिकों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया गया, कई सैनिकों के द्वारा प्रोटेस्ट कर दिया गया और सबने कारतूस भरने से सरासर मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब इसको देखते हुए मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को ब्रिटिशर्स ने आर्मी से डिसमिस कर दिया और उनको 10 साल तक की कैद सुना दी, 10 साल तक की लंबी सजा सुना दी जेल की। सोचिए, ऐसा बड़ा कांड हुआ। और उसके बाद फिर 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने फिर विद्रोह कर दिया। तो अब देखिए,
विद्रोह करने के लिए सबसे बड़ी बात इसमें यह भी थी कि किसी के पास तैयारियां कुछ थी नहीं। अब कोई अगर तैयारियां नहीं होगी, किसी के पास हथियार उतने थे नहीं, हथियारों की कमी थी। अब उस समय अगर नए नए, अब देखिए ज़्यादा, ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उत्तर भारत में ही फैला हुआ था। उत्तर भारत में फैलने की वजह से, अब उत्तर भारत में फैलने की वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा लोग इससे कोई वो नहीं हुए, प्रेरित नहीं थे कि है ना हमको इस चीज़ में लड़ना चाहिए। किसी ने साथ दिया नहीं। बहुत से इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया। अब ऐसे करके देखिए कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तो देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ। तो देखिए 1857 की, देखिए मेरठ में पहले विद्रोह हुआ, उसके बाद दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो देखिए मेन मेन जगह कौन कौन सी थी, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ग्वालियर, ये सब, जगदीशपुर, बैरकपुर, ऐसे करके अलग अलग बड़े बड़े थे। और दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, जैसे इलाहाबाद के आसपास की जो जगह है वहाँ पे बहुत ही व्यापक पैमाने पर यह आंदोलन हुआ, बहुत ही बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए आंदोलन के बाद जैसे क्या हुआ कि अब भारतीय सैनिकों की शिकायतें भी थी। अब आर्थिक कारण भी थे, ब्रिटिशर्स के शोषण किया जाता था, अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाना। अब देखिए कुछ चीज़ें तो जैसे अपने जगह पे थी, जैसे सती प्रथा, फिर कन्यावध की कुप्रथा थी कि लड़की को पैदा करते ही मार देना। ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे विधवा पुनर्विवाह, जिसको लेके अंग्रेज़ों ने ही जिसके खिलाफ एक्ट पास किया था। अब देखिए इसके खिलाफ एक्ट पास हुआ, तो एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ कि कई लोगों में तो इसके खिलाफ, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भावना हो गई, कि भावना भड़क गई, विद्रोह की भावना, कि ऐसे कैसे हमारे हिंदू रीति रिवाजों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ, तो अंग्रेज़ों को इसमें क्या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। अब कई जनता को ऐसे लगने लगा कि जनता को कि है ना, ब्रिटिश सरकार तो उनको ईसाई बनाना चाहती है। अब जैसे ईसाई मिशनरीज खोली गई हर जगह, काफ़ी कुछ हुआ। तो अब उस वजह से क्या हुआ कि धर्म और जाति के नष्ट होने का भी बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकार ला दिए, एक्ट ला दिए, जिसमें कि अब ऐसे था कि अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करता है धर्म के हिसाब, अकॉर्डिंग टू धर्म, अगर धर्म के हिसाब से अगर कोई अपना रिलीजन बदलता है, तो होगा क्या कि रिलीजन बदलता है तो उसको जो अपने अपने पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार नहीं होगा। अपने अगर जैसे प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे करके अलग अलग अधिकार छीन लिए। फिर ऐसे करके फिर एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये रहा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो ऐसे करके क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने भी, जब उस समय कई राजा थे जिसमें झांसी की रानी प्रमुख थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए झांसी के राजा गांधार राव हुआ करते थे। गांधार राव को रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक बेटा हुआ था। बेटे का नाम था बेटा हुआ था, लेकिन बहुत बचपन में उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने एक लड़का गोद ले लिया, दामोदर राव। अब झांसी के डलहौजी ने इसको अपना उत्तराधिकारी माना नहीं, झांसी का मना कर दिया मानने से, बोला कि नहीं झांसी तो, क्योंकि झांसी भी अब चाहिए था कि उनको चाहिए था, डलहौजी को ये चाहिए था कि अब उसको ये है क्या बोलते, झांसी का जो राज्य है वो ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाए। तो ऐसे करके 1854 ईस्वी में डलहौजी ने झांसी पर भी अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई उस समय थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने सैनिकों के साथ इसका डट के मुकाबला किया अंग्रेजों का, तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई बेस्ट फ्रेंड्स थे बचपन से ही। तो तात्या टोपे के साथ उन्होंने मुकाबला किया अंग्रेज़ों का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1857 में ऐसे करके क्रांति शुरू हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, क्रांति के बाद भी बहादुर शाह जफर को आंदोलनकारियों ने बादशाह घोषित कर दिया दिल्ली में। बहादुर शाह जफर बहुत बुढ़े थे। बहादुर शाह जफर भी एक महान राजा थे, मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक रहे ये। हालांकि मुगल साम्राज्य का तो काफ़ी समय से पतन हो गया था, लेकिन जैसे तैसे चल रहा था 1857 तक, तो बादशाह घोषित कर दिया गया। लेकिन बहादुर शाह काफ़ी बुढ़ा था, तो उसने राज नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें संभाल नहीं पा रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब भारतीय सैनिकों को भी क्या होता था कि लड़ाई में जाने पर खूब सारा भत्ता दिया जाता था।
खूब सारा मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से पैसे दिए जाते थे उनको, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन जैसे लड़ाई खत्म हो जाती थी तो क्या होता था कि अगर जैसे ब्रिटिश सरकार अगर जीत गए उसमें, अगर सैनिकों का फिर कुछ नहीं होता था तो उनका बाद में भत्ता बंद कर देते। ये ब्रिटिश चालू लोग तो ऐसे ही करते थे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि 1857 में ये सब हुआ तो दिल्ली में बादशाह घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर को। वैसे करके काफ़ी जगहों पे ये आंदोलन फैलने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अपना अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला कर ही रही थी। अब मुकाबला कर ही रही थी, लेकिन वापस से क्या हुआ कि 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को 1858 ईस्वी को फिर ये अंग्रेजी सेना अधिकारी रोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। झांसी पर अधिकार हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुंचे। कालपी पहुंचे, लेकिन मई 1858 में अंग्रेजों ने कालपी पे भी अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के किले पर गई। ग्वालियर के किले पे उन्होंने मुकाबला किया। जून 1858 में ग्वालियर में लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। झांसी की रानी एक कविता भी लिखी गई है उनके ऊपर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो सभी लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखी गई कविता थी। तो अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त कर ली ऐसे करके। फिर देखिए कानपुर में भी आंदोलनकारियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहब एक्चुअली क्या हुआ था, बहादुर शाह, पेशवा बाजीराव की भी पहले डेथ हो गई उसके बाद। तो जब पेशवा बाजीराव की जब मौत हुई तो उसके बाद जो नाना साहब भी उसका दत्तक पुत्र था, अडॉप्टेड सन था। पेशवा बाजीराव का भी अडॉप्टेड सन था नाना साहब। तो नाना साहब को मिलने वाली पेंशन देने से डलहौजी ने मना कर दिया कि नहीं, इसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ऐसे करके ये भी सबसे बड़ा रीज़न था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में और क्या हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 1857 की ये जो क्रांति थी इसमें मना कर दिया, नाना साहब को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। अब कानपुर जैसी जगहों पे भी अलग अलग जगहों पे विद्रोह तो हो ही रहा था ना, फैल ही रहा था। तो 1857 में आंदोलनकारियों ने कानपुर में नाना साहब को पेशवा बना दिया, कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। और यहाँ पे दिलचस्प बात ये बता दूं कि नाना साहब के सैनिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तात्या टोपे ने ली थी। तात्या टोपे उनके सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे बहादुर और योग्य नेता थे। तात्या टोपे जैसे महान नेता थे, जो महान रेवोल्यूशनरी थे, आज भी उनकी इतिहास की किताबों में आज भी उनकी कहानी अमर रहेगी। तात्या टोपे उनका सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन, फिर उसके बाद बेगम हजरत महल, इधर वाजिद अली शाह जो थे उन्होंने फिर लुधियाना की सिख रेजिमेंट जैसे कई कई नेता लीडर्स ने इसमें विद्रोह कर दिया। अब देखिए इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे। नेता इसमें ये थे, नाना साहब, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे अलग अलग नेता रहे जिन्होंने काफ़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। मौलवी अहमदुल्ला, इनकी लीडरशिप में लखनऊ की रेसिडेंसी को भी घेर लिया गया था। लखनऊ की रेसिडेंसी का, और ये बहुत टाइम तक ये चीज़ चलती रही लखनऊ की रेसिडेंसी का। अब देखिए मेन सबसे बड़ा पॉइंट था चर्बी वाले कारतूस, जो बता दिया, डलहौजी की हड़प नीति, काफ़ी ऐसे करके जमींदारों ने कर लिया, काफ़ी कुछ हुआ। अब तात्या टोपे, उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई ने फिर वीरगति प्राप्त की ग्वालियर के किले में, जो लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तात्या टोपे भी अंग्रेजों से 2 साल तक लड़ते रहे। बहादुर शाह, दिल्ली पर जब कब्जा हुआ तो दिल्ली में काफ़ी व्यापक पैमाने पर आंदोलन हो रहा था, लेकिन बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़े थे तो वे कुछ कर नहीं पा रहे थे उस वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि दिल्ली में उतना हो नहीं पाया। अब बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेज़ों ने इधर बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, बंदी बना के रख लिया, और उन पे पूरा मुकदमा चला के उनको रंगून भेज दिया। रंगून जो है इसका नाम आजकल यंगॉन कर दिया गया। ये उस समय बर्मा में था, बर्मा को आज म्यांमार बोला जाता है।
म्यांमार की राजधानी है यंगोन। तो रंगून, और वहीं पर ही 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह ने, यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहादुर शाह जफर ने मरने से पहले, बहादुर शाह एक गज़लकार भी थे, मतलब गज़ल लिखते थे काफ़ी अच्छी, काफ़ी सारी गज़लें लिखते थे, शेर व शायरी लिखते थे, शायर भी थे अच्छे, काफ़ी कुछ लिखते थे। तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में, जब उनके लास्ट दिन थे, जब उनको पता था कि उनकी सांसें अब रुकने वाली नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु पास नहीं है, तो मरने से पहले उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जिसका एक शेर था जो आज भी बड़ा फेमस है, जिसमें उन्होंने लिखा था, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मतलब इसका क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आज उनके अंतिम दिन कितने बुरे हैं, आज के कितने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं कि उनको मरते समय भी कोई पूछने वाला तक नहीं है। वो देश में अपने वतन भी नहीं लौट सकते वापस, उनको 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी दफन के लिए अपने देश में। तो इस बारे में वो अपनी व्याख्या बता रहे हैं। ये शायरी अगर किसी को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। अब उसके बाद भी क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ती रही और उसके बाद शहीद हो गई। बिहार में इधर अंग्रेज़ों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। अप्रैल 1858 में काफ़ी गंभीर रूप से वो भी घायल हो गए और कुंवर सिंह की भी डेथ हो गई, कुंवर सिंह की भी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे कई जगहों पे 2 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, गुप्तचरों से लड़ते रहे, काफ़ी उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स के तहत वो जंगलों में छिप के लड़ते रहे। लेकिन उनके एक मित्र के विश्वासघात के कारण उनके खुद के ही दोस्त ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी और अंग्रेज़ों को उनका सच बता दिया, और इसके वजह से वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और तात्या टोपे को भी उन पे भी मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1859 को उनको भी फांसी दे दी गई। तो ऐसे करके काफ़ी नेताओं ने इसका विरोध किया और 1858 ईस्वी के अंत तक आंदोलन को तो कुचल दिया गया। अब देखिए, आंदोलन में सफल होने के क्या कारण रहे, असफल होने के क्या, माफ़ कीजिएगा, 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्यों रहे, मतलब बहुत सारे कारण थे कि जिनके बारे में ऐसी कुछ बुनियादी कमजोरियां थी। देखिए, भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की, उसमें 1857 की क्रांति का गौरवशाली अध्याय है। गौरवशाली अध्याय मतलब क्या कि इतिहास की का बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाया जाता है। कई किताबें वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है, कई बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है इस बारे में। तो इस बारे में काफ़ी कुछ है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और जैसे बड़े बड़े जो नेता थे जिन्होंने अपनी बहादुरी से, अमर सिंह, फिर उसके बाद महाराज मान सिंह जैसे कई नेता थे, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, जिनकी जिनकी कहानियाँ आज के लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर लोग चाहें तो इन नेताओं से भी सीख ले सकते हैं और आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आंदोलन में भी कुछ ऐसी बुनियादी कमजोरियां थी कि जिसकी वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। देखिए, बुनियादी कमजोरियां क्या थी। तारीख 31 मई को तय थी कि 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। विद्रोह तो उससे पहले ही शुरू हो गया, 10 मई को। 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया। 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया और उसके बाद क्या हुआ, कई विद्रोह का नेतृत्व, जैसे जो इसके खिलाफ आंदोलन का विद्रोह हो रहा था ब्रिटिशर्स का, वो राजा और जमींदारों के हाथ में ही था। इसके बारे में वो राजा और जमींदार ही ये सब देख रहे थे कि कौन किसके खिलाफ क्या विद्रोह कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सब अंग्रेजों के हाथ में ही, राजा और जमींदारों के पास ही था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि ये साउथ में ज़्यादा फैला नहीं। हैदराबाद जैसी जो अलग अलग रियासतें थी, उनमें ये उन जगहों पे जाके इतना फैला नहीं, और अगर वहाँ तक भी गया तो किसी ने साथ दिया नहीं अंग्रेज़ों की तरफ, भारत की तरफ से। या हर जगह जैसे जहाँ पे भी विद्रोह हुए उनको कुचल दिया गया और कई लोगों ने इसमें ब्रिटिशर्स का ही साथ दिया, सबसे बड़ी बात। फिर एक और बड़ा कारण था कि देश में हथियारों का अभाव था। मतलब सबसे बड़ी बात थी, अंग्रेज़ों के पास कई अलग अलग तरह के हथियार थे, बंदूकें, तलवार, तोप, अलग अलग तरीके की
अलग अलग हथियार थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग हथियार होने की वजह से इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं था। इंडियंस तो क्या कर रहे थे, लाठी डंडों से लड़ रहे थे। लाठी डंडों से लड़ने की वजह से भी क्या हुआ कि अब उनके पास वो था कि म्यूनिशंस की बहुत प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से कुछ हो नहीं पाया। अंग्रेज़ों का कोई डटकर मुकाबला नहीं कर सका। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अकेले कई कई बहुत बुरे तरीके से भी आंदोलन को कुचला गया। कैसे, अनुमान लगाया अंग्रेज़ों ने कि अकेले अवध में कि 1,50,000 लोगों की हत्याएं की गई है। तो इस वजह से बहुत सारे आंदोलनकारियों को फांसी पे चढ़ाया गया, कई लोगों को यातनाएं दी गई। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ। बहादुर शाह जफर का अभी मैंने बताया कि उसको बंदी बनाकर भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। तो फिर ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ कि कई लोगों ने अपनी तरफ से बहादुरी दिखाई, लेकिन हो नहीं पाया। और 1858 ईस्वी के अंत तक आते आते आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी बड़ी उपलब्धि क्या हुई इसमें, उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी का रूल आ गया, महारानी विक्टोरिया। अब महारानी विक्टोरिया का रूल आया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल को का पोस्ट बदल दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल थे उससे पहले, जैसे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेकाले जैसे बड़े बड़े जो गवर्नर जनरल थे, इन लोगों को वॉइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। वॉइसरॉय के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद देश में अलग अलग तरीके के नीतियाँ हुई कि अलग अलग तरीके की नीतियाँ हुई, जिसमें इंग्लैंड की महारानी ने भी एक घोषणा जारी की थी, जिससे इलाहाबाद के एक दरबार में कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। किसी दिन उसकी भी बात करेंगे। तो अब ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ, अलग अलग तरीके से विद्रोह हुए देश में। और 1857 की क्रांति का यहीं पर ही अंत हुआ। यहाँ में आपको जानकर भी आश्चर्य होगा कि आज भी ब्रिटेन में जो ये 1857 में क्रांति हुई थी, इसको जो है कोई भी ब्रिटिश है ना, ये नहीं बताएगा कि ये कोई फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, पहला आज़ादी के लिए पहला संघर्ष था। किसी भी अंग्रेज की किताब में ये ऐसा नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो बोलते कि नहीं, ये कौन सी क्रांति है, हम तो ऐसा कुछ नहीं जानते। तो ऐसा मतलब बोलते तो नहीं थे वो, मतलब यही लिखते थे। वो बोलते थे, अब कई अंग्रेज़ों ने तो इसको ऐसा बताया है कि है ना, ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी आपस में। कोई बोलता है, कोई अंग्रेज़ बोलते हैं कि ये तो जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जैसे लड़ाई थी, कोई अपने धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ रहे थे। किसानों और दस्तकारों की जो बर्बादी हुई थी इतने सारे टैक्स लागू करने के लिए, तो ऐसे करके काफ़ी कुछ होता है। लेकिन वीर सावरकर ने इस पर बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तब जाके फिर इसके बारे में पता चला और उन्होंने ही इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। अब 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति के तहत क्या हुआ देश में, अब अंग्रेज़ों ने कहीं भी आप ऑक्सफर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कोई भी बुक उठा के देख लो हिस्ट्री की, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि 1857 में क्रांति हुई थी। बोलते कि आर्मी के सोल्जर्स ने ही विद्रोह किया था, तो उन्हीं के ऊपर ये सीमित थी। उन्होंने ही है ना देश को बचाने के लिए कुछ किया नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह न हो जाए, इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। बड़े स्तर पे आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, जिसमें अलग अलग चीज़ें हुई। आर्मी को ऑर्गेनाइज किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया अच्छे से, ताकि इस तरीके के विद्रोह न हो गए। एक गवर्नर जनरल के साथ एक यूरोपियन सैनिक भी होता था। भारतीयों को उसमें ज़्यादा कुछ फिर भी नहीं मिलता था। तो उसके बाद फिर आगे मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। तो और ऐसे काफ़ी कुछ था। तो सोचिए 1857 ईस्वी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आरसी मजुमदार इतिहासकार जो हैं, उनका ये कहना है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों को भगाने के हिसाब से। सब जो क्रांति शुरू की गई थी वो सबसे बड़ी क्रांति थी, जिसमें अंग्रेज़ों को सफलता नहीं मिल पाई।
अंग्रेज़ों को सफलता न मिल पाई और इसके बाद क्या हुआ कि देश में काफ़ी कुछ होने लग गया इसकी वजह से। अब उसके बाद उन्होंने भी इस पे किताबें लिखी और उन्होंने भी बोला कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। तो ऐसे करके जब वीर सावरकर जैसे जो लोग थे उन्होंने ही एक किताब लिखी और इसमें बताया कि देश में 1857 में क्या क्रांति हुई थी और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, जब तक किसी को पता ही नहीं था कि देश में इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। तो अगर सोचिए, अगर उस समय अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर पूरा देश अगर एकजुट हो जाता, अगर कोई ब्रिटिश अगर कोई अगर भारतीय नागरिक अगर अंग्रेज़ों का साथ न देके अगर भारत के साथ साथ खड़ा रहता और अगर आंदोलन में कोई कमी नहीं होती हथियारों की या किसी भी चीज़ की, जो भी राजा रजवाड़े थे, जहाँ की भी छोटी छोटी रियासतें थी, अगर सब मिलके अगर साथ देते तो हो सकता है कि साल 1857 या 1858 आते आते ही देश आज़ाद हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ ऐसा, लेकिन उसके बाद काफ़ी ब्रिटिशर्स की नीति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। वो अगले दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को आखिरी तक देखें।